हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दें, तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों है, आसियान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आसियान की स्थापना होती है 1967 में। जी हाँ, 1967 में आसियान की स्थापना की जाती है। हाँ, कब होती है? 1967 में। अब आसियान की बात करें तो दोस्तों इसमें ये अमेरिका के मुकाबले दक्षिण पूर्वी देशों के संगठन के एक विकल्प प्रदान करता है। जी हाँ, ठीक है। और आसियान के फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसोसिएशन। जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जी हाँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना कब होती है? अगस्त 1967 में। और इनमें जो देश की बात करें तो इनमें कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों आसियान में? तो आसियान में शामिल है, बात करें तो इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर। ठीक है, ये आसियान के संस्थापक देश हैं, सिंगापुर। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1984 में, जी हाँ 1984 में ब्रुनेई। जी हाँ, 1984 में ब्रुनेई। और इसका सदस्य बना 1995 में। अगर हम बात करें तो 95 में वियतनाम, ठीक है। उसके बाद 1997 में लाओस, ठीक है, लाओस और म्यांमार भी इसके सदस्य बन गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो आसियान का उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना और अंतर्राष्ट्रीय संघ देश अपने समूह देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में स्थिति को उभारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन देश में हुआ। तो ब्रिक्स का जो 11वां सम्मेलन दोस्तों 2019 में कहाँ होता है? ब्राज़ील में। जी हाँ, ब्राज़ील के शहर है वह है ब्राज़ीलिया। जी हाँ, ब्राज़ीलिया में होता है। और अगर हम ब्रिक्स के 12वें सम्मेलन की बात करें, जो भी हाल ही में संपन्न हुआ ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन, तो 12वां सम्मेलन दोस्तों होता है रूस में। जी कहाँ हुआ है? रूस में ब्रिक्स का 12वां सम्मेलन 2020 में आयोजित किया गया। 2020 में रूस में वो 12वां सम्मेलन, ठीक है। ब्रिक्स की स्थापना करें, ब्रिक की स्थापना 2006 में की गई थी। तब इसे केवल ब्रिक जाना जाता था, BRIC, यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। दक्षिण अफ्रीका बाद में जोड़ा गया और इसे दक्षिण अफ्रीका जोड़ने के बाद इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? ब्रिक्स हो गया, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो 2010 में शामिल हुआ। इसमें दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ दोस्तों? 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। और अगर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन 2009 में होता है, ठीक है। जून 2009 में रूस में होता है पहला सम्मेलन। और ब्रिक्स से ही संबंधित दोस्तों, ब्रिक्स से संबंधित देशों से एक बैंक बनाया गया है, जिस बैंक का नाम है NDB, जिसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चीन के संघाई में। जी हाँ, कहाँ पर है? चीन के संघाई। और इस बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अध्यक्ष है जी हाँ, अध्यक्ष कौन है? भारत के KV कामत। जी हाँ, KV कामत NDB के अध्यक्ष हैं। और इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, NDB बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में? तो NDB जो है बैंक दोस्तों नेशनल यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है स्थापना होती है 2014 के छठे ब्रिक्स सम्मेलन। जी हाँ, 2014 के छठे ब्रिक्स सम्मेलन में इसका स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता दोस्तों होता है 1972 में। जी हाँ, 1972 में शिमला समझौता होता है। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये समझौता किया जाता है। चलिए बाकी इसका जो क्वेश्चन है मेरे नेक्स्ट वीडियो में हमने उसको पूरा विस्तार से बताया दोस्तों, वहाँ आप देख लेना।
अगला है क्वेश्चन दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में होती है। ठीक है दोस्तों, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की जाती है। और लागू कब होता है दोस्तों? ये 1956 में। जी हाँ, इस तरह पूछ सकता है, राज्य पुनर्गठन आयोग लागू कब हुआ? 56 में। स्थापना कब हुई? 1953 में। लोकसभा का 5वां चुनाव कब हुआ? तो लोकसभा के 5वें चुनाव की बात करें दोस्तों, तो ये 1971 में होता है। जी हाँ, लोकसभा का 5वां चुनाव 1971 में, ये इसका सही आंसर है। और ये देश का पहला मध्य अवधि भी चुनाव भी था। जी हाँ, ये देश का मध्य अवधि चुनाव भी था, पहला भारत का ये मध्य अवधि चुनाव। और इस चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली दोस्तों? तो कांग्रेस को 520 लोकसभा सीटों में से, जी हाँ, इसमें चुनाव में कांग्रेस को 520 लोकसभा सीटों में से 352 सीटें मिली। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, दिए गए कथनों को सही करके पूरे लिखिए। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1977 में हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1977 में नहीं हुई दोस्तों, कभी थी 1991 में। और LPG की नीति लाई गई भारत में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण यानी उदारीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण की जो नीति अपनाई गई 1991 में। अगला प्रश्न दोस्तों है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015, यानी ये सही उत्तर है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म भी इससे अगले जो मॉर्निंग शिफ्ट था वहाँ से फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों, तो वहाँ से फुल फॉर्म भी मैंने पूरी तरह बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, नाटो का शब्द विस्तार लिखिए। नाटो क्या है दोस्तों? तो नाटो का जो शब्द विस्तार है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना पूछ सकते हो दोस्तों, नाटो की स्थापना कब की थी? 1949 में। और ये एक पूंजीवादी संगठन था, यानी अमेरिकी संगठन था। और इसका उद्देश्य क्या था? समाजवाद के प्रसार को रोकना। ठीक इसी प्रकार से वार्सा पैक्ट, इसके जवाब में सोवियत संघ वार्सा पैक्ट बनाया गया 1955 में। ठीक है, और नाटो के जो सदस्य देश अगर पूछे दोस्तों, नाटो के सदस्य देश कौन कौन से थे? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी। जी हाँ, पश्चिमी जर्मनी, या आप जर्मनी कह सकते हैं। चलिए इसके अलावा इसे पूछ सकता है, सीटो से पूछ सकता है दोस्तों, सीटो। जी हाँ, SEATO, सीटो यानी साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। स्थापना कब होती है इसकी? 1954 में। ठीक है, इसकी स्थापना। और ये 1977 में बंद कर दिया गया, इसकी समाप्ति होगी 1977 में। इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, सेंटो। जी हाँ, CENTO, सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 में इसकी स्थापना होती है और 1979 में इसे समाप्त कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त मोर्चा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो संयुक्त मोर्चा की स्थापना की अगर हम बात करें तो संयुक्त मोर्चा की स्थापना 1989 में होती है दोस्तों, ये इसका सही उत्तर है। और ये संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार होती है दोस्तों। ठीक है, किसकी मोर्चा? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार होती है। और इसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं VP सिंह जी। कौन होते हैं? VP सिंह। जी हाँ, इसके प्रधानमंत्री VP सिंह होते हैं। और ये जो सरकार बनी थी किन किन पार्टियों से बनी दोस्तों? इसमें जनता दल था, असम गण परिषद, तेलुगु देशम पार्टी मिलकर है ना VP सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। यही इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त मोर्चा की सरकार। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथन को सही करके पुनः लिखिए। आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ू संख्या कितनी थी? तो आज़ादी के समय भारत में रजवाड़ू संख्या दोस्तों थी 562। जी हाँ, 562 रजवाड़ू संख्या थी। हालांकि 500 किसी कहीं की किताब में 552 और 565 भी लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे थी 562। ठीक है, देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य के देश का नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 जो सदस्य दोस्तों है दक्षिण सूडान। जी हाँ, कौन है? दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य है। और ये कब जुड़ा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ से? ये जुड़ा 24 अक्टूबर
कब जुड़ा दोस्तों, सॉरी ये जो है 2011 में, जी हाँ 2011 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ का 11वां सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, रिक्त स्थान भरें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या की कुल संख्या कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी दोस्तों, तो 5 है। तो कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं, वह है अमेरिका, ठीक है, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। अगला है एनडीए की फुल फॉर्म क्या है। एनडीए की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, या आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों एनडीए की, तो 1998 में, 1998 में स्थापित किया जाता है, ठीक है। अगर वर्तमान में एनडीए की बात करें तो वर्तमान में एनडीए को कितनी सीटें प्राप्त हैं, तो वर्तमान में एनडीए को 545 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें प्राप्त है, 545 में से 382 जो है सीटें प्राप्त है एनडीए को। एनडीए में सबसे बड़ा दल कौन सा दोस्तों, बीजेपी, जिसे हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह दोस्तों यूपीए पूछ सकता है, यूपीए की फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका गठन कब किया गया। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, या हिंदी में कह सकते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। क्या है, संयुक्त, यहाँ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जी हाँ गठबंधन, ठीक है, या कह सकते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, स्थापना 2004 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में किन 2 महाशक्तियों का उदय होता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय होता है दोस्तों। एक यूएसएसआर, जी हाँ यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं सोवियत संघ, और दूसरा अमेरिका यूएसए, ठीक है ना। तो इन 2 शक्तियों का उदय होता है, एक सोवियत संघ और दूसरा दोस्तों अमेरिका, ठीक है। आप कह सकते हैं एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक 1961 में निम्नलिखित में से किस देश में हुई, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक दोस्तों हुई थी बेलग्रेड। जी कहाँ हुई थी दोस्तों, ये हुई थी बेलग्रेड में, जी हाँ। इसकी पहली बैठक होती है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक होती है बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहाँ पर दोस्तों, तो सर्बिया में है। जी कहाँ पर, ये सर्बिया में है। और अगर हम गुट निरपेक्ष के संस्थापक देशों के सदस्यों की बात करें तो इसमें है सुकर्णो, जी हाँ सुकर्णो, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जोसेफ ब्राज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है, और वाने एनक्रोमा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध क्या है दोस्तों, युद्ध जैसी स्थिति होना परंतु युद्ध ना होना उसे शीत युद्ध कहते हैं। यानी बस युद्ध में लगातार कागजी कार्रवाई चलती रहती है और युद्ध नहीं हो, यानी युद्ध जैसी संभावना हो परंतु युद्ध ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य निम्न में से कौन सा आयोग करता है, तो नीति आयोग करता है दोस्तों। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इस नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे कौन, अरविंद पनगड़िया। हमने पहले वाली वीडियो में सब बताती है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1990 दशक से क्वेश्चन पूछा गया, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का क्या अर्थ है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से लोगों की भागीदारी, लोकतांत्रिक राजनीति बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी और लोकतांत्रिक राजनीति वरिष्ठ लोगों की भागीदारी। तो इसका जो सही उत्तर वो है डी, ए और दोनों सही है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने 1947 के बाद भारत के राजनीतिक इतिहास में कितने अभ्युत्थानों की व्याख्या की है, तो वह 3 अभ्युत्थानों की व्याख्या की गई है। और 3 अभ्युत्थान कौन कौन से दोस्तों, पहला है, अगर पहले अभ्युत्थान की बात करें तो 1950 से लेकर 1970 के दशक तक चलता है। और पहले अभ्युत्थान में जो बात की गई थी वो थी दोस्तों वयस्क के मतदाताओं की भागीदारी और आधुनिकीकरण और शहरीकरण की बात की गई थी। दूसरा अभ्युत्थान दोस्तों 1980 के दशक, ठीक है। इस दशक में अनुसूचित जाति जनजाति है ना और ओबीसी बढ़ती राजनीतिक भागीदारी में भाग लेने की बात की गई थी। तीसरा अभ्युत्थान की बात करें तो 1990 का दशक से लेकर अब तक। और इस अभ्युत्थान में दोस्तों उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी चुनाव, निजीकरण है ना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की विकास की बात की जाती है, राजनीति की बात की जाती है। अगला, प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी पर आधारित था, तो वो था दोस्तों
मतदान की भागीदारी पर आधारित था। तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तृतीय लोकतांत्रिक जो अभ्युत्थान है दोस्तों, वह योग्यतम के उत्तरजीविता पर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, पोखरण में। उसमें भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और भारत के पहले परमाणु परीक्षण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी, भी सही है। और इस काल को भारत की घरेलू राजनीति का सबसे कठिन काल क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों तेल के दामों में भारी वृद्धि हुई, देशव्यापी आंदोलन की हड़तालें थी और आर्थिक मंदी, उपयुक्त सभी कारण सही है। किस अंतर्राष्ट्रीय घटना के कारण भारत में महंगाई बढ़ गई थी? तो अरब इजराइल युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारणों को उल्लेख कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के दो महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो दोस्तों, सोवियत संघ की जनता है ना, सोवियत प्रणाली से तंग आ चुकी थी, क्योंकि वहाँ उद्योग पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे और लोग जो उद्योग थे उन्हें पौधा में भी गए, तो लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी और सरकार की नीतियों की वजह से भी इसका विघटन हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के किन्हीं दो कारणों को उल्लेख कीजिए। तो 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के किन्हीं दो कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण था दोस्तों, वो था कि सरकार ने क्या बताया था कि सरकार जो था नीतियों का अभाव था, सरकार को काम करने नहीं दिया जाता था। और दूसरा जो कारण बताया गया था, वो कारण माना गया है दोस्तों कि आंदोलन, हड़तालें, यानी अनेक प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जो कारण दिया गया था वो तो आंतरिक गड़बड़ी का कारण की वजह से लोग आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अगला है प्रश्न नंबर 21, भारत के चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए? तो भारत के चुनाव आयोग का गठन दोस्तों होता है 25 जनवरी। जी हाँ, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। और उसके पहले चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं सुकुमार सेन। कौन होते हैं? सुकुमार सेन। जी हाँ, सुकुमार सेन इसके पहले अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुनील अरोड़ा। जी हैं, वर्तमान कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मार्शल योजना क्या थी? तो दोस्तों मार्शल योजना क्या थी, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी है। तो मार्शल योजना क्या है? तो यूरोप की आर्थिक स्थिति, यहाँ दोस्तों यूरोप की आर्थिक स्थिति एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने 1948 में योजना शुरू की थी, 1948 में। यानी यूरोप की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका ने 1948 में एक योजना शुरू की, उसे क्या कहा गया? मार्शल योजना। और ये इस योजना का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज मार्शल के नाम पर रखा गया था, मार्शल योजना। अगला, ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सदस्य देशों विकास में सदस्य देशों विकास करना, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना और उस सदस्य देशों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास की बढ़ोतरी करना और व्यापार में उन्नति करना। ठीक है, और विश्व में स्थिति को मजबूत बनाना, ये ब्रिक्स देश की स्थिति या उद्देश्य है दोस्तों। अगला है, महाशक्तियाँ द्वारा छोटे देशों के साथ गठबंधन के नहीं चार उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो महाशक्तियाँ छोटे देशों का गठबंधन क्यों करती थी? इसका जो उत्तर पहले दे रखा था दोस्तों, क्योंकि जो महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को इसलिए अपना सैन्य गठबंधन बना दी ताकि उन्हें दूसरे देशों को कब्जा करने में आसानी हो, उन्हें ज़मीन आसानी से मिल जाए, संसाधन की उपलब्धता आसानी से हो जाए ना, इसी वजह से। अगला है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय बाकी रियासतों की तुलना में कुछ कठिन साबित हुआ। तो वास्तव में दोस्तों हैदराबाद का जो विलय था वो बाकी राज्यों के विलय की तुलना में कुछ कठिन साबित हुआ, क्योंकि हैदराबाद की अधिकतर जनसंख्या जो थी वो हिंदू थी। यानी कम से कम बात करें तो 84 यानी 84% जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी। और इसमें केवल 14% जो जनसंख्या थी मुस्लिम थी, 40%। और वहाँ का शासक क्या था? मुस्लिम था। और राजा आसिफ जो था, राजा इसका जो नवाब था वो आसफ जाही वंश का शासक था। और उसमें निज़ाम का बात करें तो वो था निज़ाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है, तो वहाँ पर इसने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया और भारतीय सरकार द्वारा यहाँ पर फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया, है ना, कठिन के माध्यम से पुलिस कार्रवाई का प्रयोग किया गया। और इसमें हुआ क्या कि जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने अपने भारतीय जनता पर रजाकारों को भेजा, जो रजाकार एक प्रकार के इसके डकैत या लठैत होते थे, उनको भेजा और उसने भारतीय जनता पर जुल्म किया जाने लगा ना।
अनेक प्रकार की यातनाएं की जाने लगी। इसी वजह से जो भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को विलय किया गया, और हैदराबाद विलय कब हुआ था भारत में 1948 में पुलिस कार्रवाई द्वारा। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से यानी और जूनागढ़ को दोस्तों किसके माध्यम से विलय किया गया था, वो था जनमत संग्रह के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो कांग्रेस की पार्टी की स्थापना दोस्तों 1885 में की गई थी, ठीक है, 1885 में। और इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, और A.K. ह्यूम ने इसके पार्टी की स्थापना की थी। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के 3 कारणों में व्याख्या कीजिए। अगर हम प्रथम 3 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी लोग थे वो सभी कांग्रेस पार्टी जुड़े हुए थे। कांग्रेस पार्टी को आंदोलन की ऐतिहासिकता प्रदान की गई यानी प्राप्त थी, और अधिकतर लोग इस पार्टी के लिए थे, पढ़े लिखे थे, और या आप कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से उन्हें मजबूती प्रदान करने में सहायता प्रदान की गई थी उनके द्वारा। चलिए अगला है दोस्तों, विश्व मानचित्र में एक बिंदु के समान प्रतिबिंबित इजराइल 21वीं शताब्दी के विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। उचित तर्क द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। इजराइल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह वैश्विक शक्ति के रूप में भारत, अगला है 21वीं सदी के भारत को एक उदीयमान वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। इस कथन के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। तो भारत दोस्तों विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारी जनसंख्या, हम विश्व में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाले देश हैं, है ना। हमारी अगर बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम बहुत लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक, हम विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक गिने जाते हैं। तो वो सब ये सारी चीज़ें कारण है जो हमें विश्व शक्ति रूप में भरने में मदद कर रहे हैं। अगला है दोस्तों, राजग सरकार यानी NDA की सरकार के वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश, इसकी जो उत्तर है वो पहले वाली वीडियो में मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों सारे दे दिया गया है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव किस देश के हैं? तो वो हैं एंटोनियो गुतरेस। देश कहाँ के? वो पुर्तगाल से संबंधित है। एंटोनियो गुतरेस जो है पुर्तगाल से हैं, ठीक है। तो बाकी इन सभी का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैंने पहले वाली वीडियो में वहाँ दे रखा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला है दृष्टिबाधित के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना कभी? यूरोपीय संघ की अगर स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1993 को यूरोपीय संघ की स्थापना होती है, ठीक है। किस संधि के द्वारा होती है? maastricht संधि, नीदरलैंड में होती है। मुख्यालय का इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। ये क्वेश्चन, कार्टून में साइकिल को किस देश के प्रतीक रूप में दिखाया गया है? तो जो कार्टून है चाइना के प्रतीक रूप में दिखाया गया है। 3 पहियों के माध्यम से चीन किस नीति को दर्शाया गया है? तो जो 3 पहिए वाली चीन है दोस्तों, ये एक तो साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। और चीन में आर्थिक सुधार हेतु यानी चीन में आर्थिक सुधार कब निम्नानुसार? तो 1978 में चाइना ने क्या दिया दोस्तों? खुली द्वार की नीति अपनाई और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की, SEZ की स्थापना की गई, ठीक है। चीन ने खुली द्वार की नीति कब बनाई? 1978 में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय दोस्तों है काठमांडू में, ठीक है। नेपाल में इसका मुख्यालय है दक्षेस। साप्ताह का शब्द विस्तार लिखिए। साप्ताह का अगर हम शब्द विस्तार की बात करें तो ये क्या है दोस्तों? वह है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जहाँ क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जी हाँ, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। और सार्क जो साप्ताह है, साप्ताह की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो साप्ताह की जो स्थापना वो की गई थी, जी हाँ, ये 1996 में 1996 में इसकी स्थापना की थी। और अगर हम सार्क के साप्ताह के अंत में सार्क देशों में आपसी व्यापार की विभिन्न वस्तुओं पर से मात्रात्मक गुणात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, और इसके अंतर्गत सार्क देशों में अनेक व्यापारिक बाधाओं को हटा लिया, जिससे इन देशों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इजराइल की राजधानी का नाम दोस्तों क्या? तेल अवीव। अरब स्प्रिंग की शुरुआत किस देश से हुई? ठीक है, तो ट्यूनीशिया से हुई। अगला दोस्तों, पश्चिमी एशियाई देशों के नए विकास के लिए उदित अरब स्प्रिंग के विषय में आप क्या जानते हैं? इसके किन्हीं 3 कारणों की चर्चा कीजिए। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 3 परिणामों का वर्णन कीजिए। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी
सदस्यता के पक्ष में किन्हीं 3 तर्कों की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए और उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगर हम इसके अंगों की बात करें तो सुरक्षा परिषद जो महासभा है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद और सचिवालय है। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन कारणों को उल्लेख कीजिए और उसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इन सभी क्वेश्चन का जो दोस्तों मैंने चर्चा पहले वाली वीडियो में कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है दोस्तों, एक लाइक ज़रूर बनता है इतने मेहनत करने के लिए आपके लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।